तो ट्रांसफर विंडो खत्म होने को आई और लास्ट में जैसे हर सीजन होता है, चेल्सी कुछ ना कुछ उथल पुथल मचाती है ट्रांसफर विंडो में। और कुछ इसी तरीके की चीज जो है हमको देखने को मिल रही है। दो लिंक्स आए हैं, एक आउटगोइंग है, एक इनकमिंग है। तो दोनों पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि मेरी क्या राय है इस पे और किस तरीके से ये स्क्वाड को अफेक्ट करेगा। क्या ये ट्रांसफर्स करने हमको जरूरी है, क्या इन प्लेयर्स का आना जरूरी है, जाना जरूरी है। तो एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं जो एक लिंक आया है अभी अभी ताजा ताजा। एक बड़े दिनों से ये न्यूज चल रही थी कि चेल्सी एक मिस्ट्री अटैकर से लिंक्ड है। तो आंसू फाटी, रफीनिया, फरान टोरेस, एमिल स्मिथ्रो, बहुत सारे प्लेयर्स से जो है लिंक आया था। लेकिन थोड़ी देर पहले मल्टीपल जर्नलिस्ट ने इस चीज को जो है कंफर्म कर दिया है और फाब्रिजियो रोमानो ने भी थोड़ी देर पहले इसको रीपोस्ट कर दिया है, पिन कर दिया है अपने ही ट्वीट को। और यह खबर आती है कि चेल्सी ऐड कोल पाल्मर टू द लिस्ट ऑफ टैलेंटेड ऑफेंसिव प्लेयर्स being considered for final edition. Chelsea are set to open talks as soon as they see Palmer as the best solution. It remains to be seen Man City position on Palmer, but Chelsea really want him. तो जो मिस्ट्री अटैकर था, जो एक हम प्लेयर जिसकी बात कर रहे थे, वो है कोल पाल्मर। अब कोल पाल्मर की एज अ प्लेयर मैं बिल्कुल सिंपल बात करता हूं, उसके बाद मैं ट्रांसफर पे आऊंगा कि इस ट्रांसफर का मेरा क्या ओपिनियन है। इस ट्रांसफर पे अगर ये होता है तो इस लिंक पे मेरी क्या राय है। तो सबसे पहली बात तो कोल पाल्मर एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। अगर कोई भी प्लेयर पेप के सिस्टम में से आता है तो आप समझ जाइए कि वो प्लेयर बॉल पे बहुत अच्छा होगा, पोजिशनल प्ले उसका बहुत अच्छा होगा, स्पेशली अगर वो प्लेयर अक्रॉस द फ्रंट लाइन खेल सकता है। तो कोल पाल्मर आपका वो एक जो बॉक्स है, उसको दोनों बॉक्सेस को आपको टिक करते हैं उस अटैकर के जो आपको चाहिए, जिसमें आपको अटैकिंग मिडफील्डर भी खिलाना है उसको और विंग पे भी खिलाना है, राइट साइडेड विंगर भी वो खेल सके। तो कोल पाल्मर वो दोनों चीजें करते हैं। माइकल ओलीसे से भी लिंक थी मैन सिटी, अगर आपको याद हो, फॉर द सेम रीजन, बिकॉज वर्सेटाइल प्लेयर है और उन्होंने अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया क्रिस्टल पैलेस के साथ। और माइकल ओलीसे से लग रहा था कि हो जाएगा चेल्सी का ट्रांसफर, लेकिन वो नहीं हुआ। तो चेल्सी ने अपनी नजरें जो है कोल पाल्मर पर गड़ाई हैं अब आगे। तो कोल पाल्मर की अगर हम बात करें तो आई रियली लाइक द प्लेयर। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, यंग प्रोस्पेक्ट हैं और बहुत अच्छा पोटेंशियल है उनमें। लेकिन अगेन अगर ये ट्रांसफर हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर साइन नहीं किया। अगेन एक बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर आ जाता है, 21-22 साल के हैं कोल पाल्मर। एग्जैक्टली जो है मैं एज देख लेता हूं उनकी, कितने कितनी एज है कोल पाल्मर की, 21 साल के हैं कोल पाल्मर, 2002 बॉर्न है। तो अगेन एक बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर आपके स्क्वाड में आता है, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैन सिटी की अगर आप डेप्थ देखेंगे फॉरवर्ड लाइन में, हालैंड और अल्वारेस को अगर मैं हटा दूं एक बार, तो फोर्डन, ग्रिलिश, बर्नार्डो सिल्वा, जेरेमी डोकू, ये आपके चार प्लेयर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डेप्थ जो है थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज हमने देखा है कि चैरिटी शील्ड का जो अभी गेम हुआ था आर्सेनल के अगेंस्ट, यहाँ पे एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था कोल पाल्मर ने। और जो कप गेम्स होते हैं इधर उधर, जैसे कारावाओ कप हो गया, एफए कप हो गया, उसमें कई बार कोल पाल्मर खेलते हैं। प्रीमियर लीग गेम्स में भी बहुत बार कोल पाल्मर एज अ सब्सटीट्यूट आते हैं। और हमने देखा है चैंपियंस लीग में, जहां ग्रुप स्टेजेस के एक दो मैचेस बचते हैं, जहां पे जरूरत नहीं होती मैन सिटी को एक प्रॉपर अपनी लाइनअप खिलाने के लिए, वहां हम देखते हैं कि कोल पाल्मर आते हैं और पूर्ति करते हैं मैन सिटी की उस केस में। ऑब्वियसली शॉर्ट शॉर्ट स्टार्टर नहीं है, लेकिन अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं वो यहाँ पे। तो क्या हम एस चेल्सी कोल पाल्मर को वो प्रॉमिस कर सकते हैं, वो मिनट्स प्रॉमिस कर सकते हैं? और फिर प्लेयर्स जैसे नोनी मदुएके हो गए, अगर हम राइट साइड प्लेयर्स की बात करें, चलिए अभी तो समझ आ जाता है कि वो स्ट्रेट स्लॉट इन हो जाएंगे स्ट्राइकर के पीछे, जो हम कार्नी चुक्वामेका से उम्मीद कर रहे थे या एनकुंकू से उम्मीद कर रहे थे कि वो आके वो नंबर 10 रोल खेलेंगे। लेकिन क्या होगा जब दोनों फिट हो जाएंगे, चुक्वामेका फिट हो जाएंगे, एनकुंकू फिट हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास लेफ्ट में अगर हम देखें तो आपके पास मुद्रिक है, उसके अलावा एज सच कोई आपके पास प्लेयर नहीं है अभी जो लेफ्ट साइड में खेल सकता है। आप एनकुंकू को भी लेफ्ट में खिला सकते हैं, स्टिल आपके पास जो है सेंटर में चुक्वामेका रहते हैं और आप एनकुंकू को भी यूज कर सकते हैं वहां पे। तो कोल पाल्मर वहां पे आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप उनको एक राइट साइडेड प्लेयर यूज करते हैं तो आपके पास स्टर्लिंग है, मदुएके है। मदुएके का क्या होगा? मदुएके को हमने इतना ज्यादा अभी तक खेलते नहीं देखा। सेम चीज जो है वो मैं मुद्रिक के लिए भी बोलूंगा, मुद्रिक को भी हमने ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा। तो क्या ये पैकिंग ऑर्डर में नीचे चले जाएंगे प्लेयर्स? मान लीजिए कि अब रोमियो लाविया भी फिट हो जाते हैं, रोमियो लाविया भी फीचर करने लगते हैं टीम में। और अगर रोमियो लाविया फीचर नहीं भी करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बेन चिलवेल को एक प्रॉपर लेफ्ट बैक की तरह यूज किया जाएगा, जैसे अभी वो लेफ्ट विंगर की तरह खेल रहे हैं। और कॉलविल और सिल्वा को आप देख सकते हैं कि वो सेंटर बैक पेयरिंग में हो सकते हैं, डिसासी एक रोटेशनल ऑप्शन हो जाएंगे, बेनवा बदियाशील भी आने वाले हैं फिट होके।
और राइट बैक में आपके पास मालो गुस्तो हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर 4-2-3-1 सिस्टम के साथ जा रहे हैं और मुद्रिक फिट हो जाते हैं, तो लेफ्ट में मुद्रिक, बीच में आपके हो गए कोल पाल्मर और राइट में आपके स्टर्लिंग, आगे जैक्सन स्ट्राइकर। लेकिन क्या होगा जनवरी में जब एनकुंकू और अभी कुछ दिनों में चुकोमेका फिट होके आ जाएंगे, फिर आप इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे? तो क्या आपके पास एक्चुअली में प्लान है कोल पाल्मर को क्या आप उतने मिनट्स दे सकते हैं? और कोल पाल्मर अगर आते हैं तो मदुएके का क्या होगा? मेरा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो स्टॉक पाइल कर रहे हैं हम प्लेयर्स को, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम देखें हमारे बहुत यंग और एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट जो है वो लोन पे चले गए। अब एंजेलो गैब्रियल मान लीजिए, उनका स्ट्रासब्रो में अच्छा सीजन चला जाता है और उन्होंने प्री सीजन में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। उस प्लेयर का क्या होगा? और अगर मान लीजिए कोल पाल्मर यहाँ पे आते हैं, मदुए के आपके पास स्टर्लिंग, मुद्रिक, एनकुंकू, चुक्वामेका, तो एंजेलो गैब्रियल की तो जगह ही नहीं बनती टीम में। तो आप उनको बेच देंगे तो वो खरीदने का कोई फायदा नहीं हुआ। या फिर वही जैसे आपने पहले आपने एक चला रखा था अपना जो एक सिस्टम था आपका प्लेयर्स का, कि आप बहुत यंग प्लेयर्स को खरीदते थे बहुत कम फी में और फिर उनको आप बेच देते थे 2-2, 3-3 मिलियन के प्रॉफिट में। तो वो आपका जो है एफएफपी का ध्यान रखता था। तो मे बी शायद उस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। या एक्चुअली में आप वो एक मल्टी क्लब मॉडल फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे आपको स्ट्रासब्रो को भी एक चैंपियंस लीग क्लब बनाना है, तो वहां पे आप मूव ऑन कर सकते हो उन प्लेयर्स को। तो इन प्लेयर्स का क्या होगा और क्या हमको एक्चुअली में जरूरत है कोल पाल्मर की बहुत ज्यादा? अभी बेन जेकब्स ने भी यहाँ पे कोरोबरेट किया स्टोरी को कि कोल पाल्मर वुड बी ओपन टू मूव टू चेल्सी। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या श्योरिटी है कि हम कोल पाल्मर को मिनट्स दे पाएंगे? प्लेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्लेयर में कोई खराबी नहीं है, मैं बहुत मतलब खुश हूंगा कोल पाल्मर आते हैं, लेकिन हमारे पास उनके लिए प्लान होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अगर पेप गार्डियोला की टीम का कोई प्लेयर आ रहा है तो आपको उसको ज्यादा, उस पर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा सेटल करवाने के लिए अटैकिंगली। और पोजिशनल प्ले जो है उनका इस टॉप नॉच। और कोल पाल्मर का जितना भी हमने गेम देखा, हमको पता है कि इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, इज गुड विद हिज फीट, बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, पोजीशंस में बहुत अच्छी आती हैं, एज अ गुड शॉट ऑन हिम। तो एक जो हमको वर्सेटाइल प्लेयर से चाहिए स्ट्राइकर के पीछे, वो सब कुछ हमको कोल पाल्मर से मिलता है। लेकिन क्या वो हमारा सॉल्यूशन है? वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जब फाब्रिजियो रोमानो अपना ही कोई एक ट्वीट पिन कर देते हैं तो मोस्टली हो जाती है डील। लेकिन एक जो चीज ये है ऑपरेशनल, अगर मैं डिफिकल्टीज देखूं इस डील में, एक तो देखिए ये बिल्कुल एंड में हो रहा है ट्रांसफर विंडो के, तो आई डोंट थिंक सो कि सिटी जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगी अपनी डेप्थ के साथ। लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये भी हो सकता है कि अगर उनको 30-35 मिलियन मिल जाए कोल पाल्मर के, वैसे उन्होंने एक 30 मिलियन की बिड भी रिजेक्ट करी थी, आई थिंक वेस्ट हैम से उन्होंने करी थी, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। तो मे बी अगर वो 40-45 मिलियन की डिमांड करते हैं कोल पाल्मर के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा होता है, एफएफपी के टर्म्स में स्ट्रेट प्रॉफिट होता है, अकेडमी प्लेयर है तो ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो एक टेम्पटिंग ऑफर अगर चेल्सी दे देती है तो आई थिंक दिस डील विल हैपन। लेकिन शायद चेल्सी ने जो प्राइस सोच रखा होगा 30-35 मिलियन, मुझे लगता है कि चेल्सी ने सोच रखा होगा प्राइस, और जो भी अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें, उसमें मुझे नहीं लगता कि मैन सिटी बच करेगी। तो देखते हैं किस तरीके से जो है नेगोशिएशंस होते हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म फिक्स ये बहुत अच्छा है। जब हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है हमारे पास, तो आई थिंक कोल पाल्मर आके वो प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व करते हैं। लेकिन आगे जाके क्या होगा जब सारा हमारा स्क्वाड अवेलेबल होगा, सारे प्लेयर्स फिट होंगे, और किस तरीके से जो है पोचेटिनो इस चीज को मैनेज करेंगे? क्या वापस से केस हो जाएगा कि हमने बिना सोचे समझे बहुत सारे प्लेयर साइन कर लिए हैं बिना प्लान के? मदुएके का क्या होगा? और स्टर्लिंग जिस फॉर्म में, तो अभी तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि मदुएके उनको रिप्लेस कर सकते हैं। और सिमिलरली जब एनकुंकू फिट होके आ जाएंगे, तो क्या एनकुंकू लेफ्ट में खेलेंगे, मुद्रिक उनका वो होंगे सब्स्टिट्यूट? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास फिर क्या होगा, तीन स्ट्राइकर के पीछे जो तीन पोजीशंस हैं, तो स्ट्राइकर मिला के आपके जो तीन पोजीशंस हो गए, तो चार पोजीशंस के लिए 8 प्रॉपर प्लेयर हो जाएंगे आपके पास हो जाएंगे। स्ट्राइकर में जैक्सन और ब्रोहा आपके ऑप्शंस हो गए, लेफ्ट पे आपके पास मुद्रिक एनकुंकू हो गए, सेंटर भी खेल सकते हैं एनकुंकू एट टाइम्स। फिर उसके बाद सेंटर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पाल्मर और चुकोमेका हो गए, राइट में आपके पास स्टर्लिंग और मदुएके हो गए। और अगर इनमें से कोई अनअवेलेबल है तो आपके लिए सीमलेसली अक्रॉस द लाइन खेल सकते हैं दो प्लेयर, जो कि हैं आपके एनकुंकू और कोल पाल्मर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये मैनेजर का सरदर्द बढ़ाएगा? बिकॉज ये सारे ही प्लेयर बहुत यंग है, और इसमें से मैं किसी एक भी प्लेयर को ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये तो प्रूवन है बहुत ज्यादा, या इसने प्रूव कर दिया अपने आप को एट द वर्ल्ड क्लास लेवल। स्टर्लिंग ने जरूर एक हमको एक्सपीरियंस प्लेयर दिखता है हमको स्टर्लिंग में, जिन्होंने मल्टीपल प्रीमियर लीग जीती है मैन सिटी के साथ। उसके अलावा सारे प्लेयर्स जो हैं अभी बहुत यंग हैं, और कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा रॉ हैं। तो देखते हैं किस तरीके से डेवलप होता है ये, मेरी नजर जरूर रहेगी इस पे। बाकी आपके क्या थॉट्स है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी स्टोरी ये है, एक आउटगोइंग की स्टोरी है, और वो ये है कि मार्क कुकुरेया का लग रहा है
कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर लेंगे, और 7 मिलियन की कुछ लोन फी बताई जा रही है और कुछ पार्ट ऑफ वेज भी कवर करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक लेफ्ट बैक की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज लूक शॉ जो है उनको इंजरी हो गई है। मार्कोस अलोंजो से भी जो है उनका लिंक आया था। तो अब मुझे क्या लगता है मार्क कुकुरेया के केस में, तो देखिए इससे एक बात साफ हो जाती है कि मार्क कुकुरेया, इसका मतलब यह है अगर चेल्सी इनको बेचने का सोच रही है, कंसिडरेशन में है मार्क कुकुरेया की, वो नहीं खेलेंगे इस सीजन चेल्सी के लिए, तो इसका मतलब यह है कि उनको पोचेटिनो को मार्क कुकुरेया ने इंप्रेस नहीं किया है। प्री सीजन भी बहुत खराब गया था मार्क कुकुरेया का, और अभी तक हमने देखा है कि इतने कुछ मिनट्स मिले भी नहीं है कुकुरेया को, अगर हम प्रीमियर लीग के 3 मैचेस की बात करें तो। और स्पेशली जब हमने देखा है कि लीवाई कॉलविल को लेफ्ट बैक खिलाया जा रहा है, तो ऑलरेडी बहुत पीछे आ जाते हैं फिर वो पैकिंग ऑर्डर में। और दूसरी चीज ये है कि अब आपके पास इयान मार्टसन है। अब इयान मार्टसन आपके पास जो थे, आपने उनको प्री सीजन में फॉरवर्ड लाइन में खिलाया, तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्क कुकुरेया चले जाते हैं तो आपके पास लेफ्ट बैक पे चिलवेल के लिए कोई रोटेशनल ऑप्शन नहीं है। मार्टसन वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्ले दैट रोल, और उनको भी दिखेगा कि जब कुकुरेया जा रहे हैं तो मेरा जो एक रास्ता है वो टीम में साफ हो जाता है। और अगर हम जितना भी देखें अभी तक सीजन, प्री सीजन में मार्टसन ने बहुत इंप्रेस किया था, ऑल्दो वो फॉरवर्ड लाइन में खेले थे, और अभी भी मार्टसन को एज अ सब्स्टिट्यूट तो लाया ही जा रहा है प्रीमियर लीग में, अगर मैं बात करूं पोचेटिनो के द्वारा। तो मार्टसन अब आपके जो है एक झिझक रहे थे डील साइन करने में नई चेल्सी के लिए, ये शायद मूव हो सकता है जो उनको कन्विंस करे कि रुक जाए। मार्क कुकुरेया एज अ प्लेयर की बात करूं, मुझे पसंद है वो प्लेयर। टाइमिंग और जो सिचुएशंस है बहुत अनफॉर्चुनेट हो गई हैं। आई थिंक ही इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर, जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो गलतियां करते हैं। उनको अच्छी फुटबॉल खिलाने के लिए एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो उनका कॉन्फिडेंस अप रख के मे बी उनका एक अच्छा सीजन हो जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि अजीब सी सिचुएशन है चेल्सी के लिए, बिकॉज अगर आप अपने डायरेक्ट राइवल को कोई प्लेयर दे रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे वो अच्छा करे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप चाहेंगे कि वो अच्छा करे, जिससे अगर उनका फॉर्म अच्छा रहता है तो आप उनको बेच पाए आगे। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द सीजन एक प्लेयर आपके पास ऐसा होगा जो इनफॉर्म होगा। तो बहुत प्रिकेरियस सी सिचुएशन हो गई है चेल्सी के लिए। तो समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहा है क्लब। बट साफ बात है अभी कुकुरेया जो है वो सरप्लस टू रिक्वायरमेंट लग रहे हैं इस समय, तो इस वजह से जो है ये देखा जा रहा है एज अ सॉल्यूशन कि उनको जो है आप हटा सकते हो। और फिर वेजेस भी हैं उनके, और अभी आपने जो 62 मिलियन खर्च करके उनको आप लाए थे उनको स्टैमफर्ड ब्रिज, तो उसका आपका अच्छा अच्छा आपके पास मौका है कि अगर ये लोन पे आप उनको दे देते हैं और फिर उनका सीजन अच्छा हो जाता है तो काफी जल्दी आप मूव ऑन कर जाएंगे। अगर वो अच्छा खेलते हैं तो आप एक अच्छा उनके लिए केस बना सकते हैं कि क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड उनका मूव परमानेंट कर सकती है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, ये डील होती भी है कि नहीं होती। पर्सनल टर्म्स तो अग्री हो गए, क्लब्स में नेगोशिएशंस चल रही हैं, तो देखते हैं किस तरीके से जो है ये बात होती है। अब बात करें कुकुरेया की, तो जैसा मैंने कहा अच्छा प्लेयर है। आई थिंक वी शुड हैव गिवन हिम दिस सीजन ऑल्सो, ये सीजन मिलना चाहिए था कुकुरेया को मेरे ख्याल से, बिकॉज एक प्लेयर थोड़ा सा जब स्टेबल हो गया है मामला, थोड़ा सा अभी आप कह सकते हैं एक मैनेजर भी आ गया है, थोड़ा एक सिस्टम भी दिखने लगा है, ठीक ठाक फुटबॉल खेल रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट सीजन, तो वहां पे आप एक फेयर चांस देना चाहेंगे किसी भी प्लेयर को। जैसे मैं चालोबा के केस में भी बोलता हूँ, मैं नहीं चाहता कि चालोबा को एकदम से बेच दिया जाए। हाँ, कोई बहुत ही अच्छा ऑफर आ जाए 50-55 मिलियन का तो बात अलग है, लेकिन उनको एक प्रॉपर फेयर चांस मिलना चाहिए तो टू कम्पीट अगेंस्ट डिसासी एंड कॉलविल। ऐसा नहीं है कि कॉलविल के लिए हमने रेड कारपेट बिछा दिया, भाई कोई भी प्लेयर को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर फेयर चांस मिलना चाहिए। तो चालोवा को भी वो फेयर चांस मिलना चाहिए, लेकिन अगेन वो सिचुएशन यही लग रही है कि अगर उनके लिए एक अच्छा ऑफर आएगा, गिवन दैट ही इज एन अकेडमी प्लेयर, तो ओनर्स जो है विल लेट हिम गो। तो सेम चीज कुकुरेया के लिए हो गई है। आई थिंक उनको फेयर चांस शायद अब मिलना मुश्किल है, बिकॉज जैसा मैंने कहा सरप्लस टू रिक्वायरमेंट हो गया। मैं चाहता था एक चांस मिलना चाहिए था उनको कम्पीट करने के लिए अगेंस्ट मार्टसन एंड चिलवेल, और दिखा सकते थे वो कि क्यों उनको इतना ज्यादा पैसा खर्च करके लाया गया था। तो आई थिंक देयर इज अ प्लेयर इन देयर, एक अच्छा मूव हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा सिचुएशन चेल्सी के लिए पूरी बहुत अजीब हो जाती है। वुडंट वांट कि आप अपने डायरेक्ट राइवल को स्ट्रेंथन कर दे, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको उनको बेचना है तो यू वुड वांट कि वो अच्छा करे वहां जाके। तो समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन को कैसे देखूं। आई वुड हैव लव्ड फॉर कुकुरेया टू स्टे एंड गिव कंपटीशन टू चिलवेल। मुझे लगता है कि उनमें एक बहुत अच्छा प्लेयर है, और अगर थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता तो शायद वो अच्छा करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा फिर वो मार्टसन का आप क्या करते, वो आपको श्योर नहीं था। हो सकता है मार्टसन चले जाते, तो वही है आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। अभी आपने लुइस हॉल जब चले गए तो इतना ज्यादा आउटरेज हुआ फैन बेस में, फिर मार्टसन भी चले जाते और कुकुरे और चिलवेल रुक जाते और फिर कुकुरेया का सीजन खराब जाता, तो आप बोलते कि आपके हाथ में दो इतने अच्छे लड़के थे, आपके अकेडमी के ही थे, और आपने उनको जाने दिया। तो टाइमिंग की बात है पूरी, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इस पे, कोल पाल्मर सिचुएशन, कुकुरेया सिचुएशन,
प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रोमेलू लुकाकू रोम पहुंच चुके हैं और निकलते ही जो क्या बोलते हैं, जो एरोप्लेन था उससे निकलते ही फ्लाइट लैंड हुई, और प्लेन से निकलते ही उन्होंने जिस तरीके से हाय बोला और फैंस को दिखाया मैं आ गया हूँ, वो तो रोमा का कोई बैच नहीं था, वरना उसको भी उन्होंने किस कर लिया होता। तो हाउ लॉन्ग विल यू गिव इट टू रोमेलू लुकाकू बिफोर ही क्रिएट्स अनदर न्यू सेंस इन रोम? मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कितना टाइम देते हैं आप? जो लाजियो ज्वाइन करेंगे, वो उनका क्लब लाजियो होने वाला है, तो कितना टाइम देते हैं आप कि वो रोमा से लाजियो जाएंगे? तो देखते हैं क्या होता है। और मरीनियो का थर्ड सीजन है। याद रखिए, मरीनियो के थर्ड सीजन में दिक्कतें होती हैं हिस्टोरिकली। मरीनियो का थर्ड सीजन अच्छा नहीं होता है, और उसमें आपने लुकाकू को भी डाल दिया, तो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन होने वाला है ये। तो देखते हैं क्या हो रहता है रोमा का इस सीजन में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, रात को मिलेंगे। अभी तक तो देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि फैन कोड पे आएगा मैच काराबाओ कप का, चेल्सी और विंबलडन का, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मुझे ऐप में दिखा नहीं है कि पास आप खरीद सकते हैं। आप काराबाओ कप टोटल का पास खरीद सकते हैं, लेकिन जो मैच वाइज पास है उसमें उसका आ नहीं रहा। जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं कि इस लिंक पे देख लो, इस वेबसाइट पे देख लो, ये देख लो, वो देख लो, बहुत तरह तरीके की स्ट्रीम होती है। जहां तक सुनने में आ रहा है कि किसी के पास राइट्स नहीं है। वो जो लिंक्स पे भी जो आता है ना, वो किसी का फीड लेके ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर वो ब्रॉडकास्ट ही नहीं होगा मैच, तो वो लोग भी फीड कहां से लेंगे, ये मेरा सवाल है। तो लेट्स होप कि रात तक कोई सॉल्यूशन निकल जाए और हमें मैच देखने को मिल जाए। लेकिन लाइव तो हम आएंगे ही रात को, और लाइव स्कोर बोर्ड का वॉच लॉन्ग करेंगे अगर मैच नहीं दिखाया जाता हमको, और स्कोर बोर्ड लगा देंगे और वेट करेंगे नंबर्स चेंज होने का। तो देखते हैं, मजा आएगा। वन ऑफ अ काइंड वॉच लॉन्ग होगा आज, और चिल स्ट्रीम ही मान लीजिए उसको। तो टू मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें। और रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। तो आई होप आप सब जितने भी हैं ब्रदर्स और सिस्टर्स, सब ने एक अच्छा दिन गुजारा होगा आज। मैं भी अभी जाता हूँ अपने सिस्टर्स के पास, और राखियां बंधवानी है। मिलते हैं जल्दी आपसे रात को। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।